शशि शेखर जी, अब आपके पास आते हुए, यहां पर मोदी के साथ शुरू, मोदी के साथ खत्म, यही स्थिति बनी हुई है। और इस बार का चुनाव ऐसा भी होने वाला है कि नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी बनाने वाले हैं, उनके बराबरी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 3 चुनाव लगातार जीते थे। फूलपुर से जवाहरलाल नेहरू, 3 चुनाव इंदिरा गांधी रायबरेली से जीती, और वाराणसी से तो देखिए रिजल्ट बताने की जरूरत है। देखिए चित्रा, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बने। इंदिरा जी चुनाव जरूर जीती, लेकिन उनके बीच में व्यतिक्रम था। तो अगर ये ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी चुनाव अगर जीतते हैं तो भारत के शीर्ष उस क्लब में शामिल हो जाएंगे जो लगातार 3 बार उन्होंने चुनाव जीता। सबसे गौरतलब कुछ बातें हैं मुझे, यदि वे चुनाव जीतते हैं तो क्या वे अपनी सीटों में बढ़ोतरी करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा। अगर ऐसा होता है तो पंडित जी यानी जवाहरलाल नेहरू जी अपने आखिरी चुनाव में पहले चुनाव के मुकाबले सीटें लूज कर बैठे थे। तो ये ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जिनका ग्राफ लगातार बढ़ा माना जाएगा। तीसरी बात ये कि इंडिया गठबंधन ने इधर बड़ी कोशिश की है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, उन्होंने दूसरी यात्रा भी की। आमतौर पर यात्राएं निष्फल नहीं जाती रही हैं, आमतौर पर, ये नहीं कि हमेशा ये ध्रुव सत्य हो, लेकिन आमतौर पर। तो अब ये लेकिन वो शायद उस टेम्पो को नहीं मैनेज कर पाए जो टेम्पो उन्होंने खुद बनाया था कड़ी मेहनत से। अब देखते हैं कि जो उन्होंने एक रसायन नया बनाया है वो कितना सफल होता है। बिल्कुल। अगर वो नरेंद्र मोदी का रास्ता नहीं रोक पाते हैं तो क्या सीटें रोक देंगे, क्या वो पार्टी को इस लायक बना देंगे कि वो मुख्य विपक्ष के तौर पर दिखाई पड़े और इंडिया की एक बुलंद आवाज हो लोकसभा के अंदर। तो तीसरी बात यह है। चौथी बात एक और देखने की है कि नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव में जाति पाति के बंधन को तोड़ा है। अगर आप देखें तो क्या इस बार भी वो ऐसा करने में सफल हो गए, जैसे वो कहते हैं कि हमने जो लाभार्थी है उनकी एक नई जाति बनाई है। अगर ऐसा होता है तो लोक कल्याणकारी भारत के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, जो संविधान के प्रेमबल में कहा गया। और आखिरी बात कि नरेंद्र मोदी ने हर चुनाव में तीसरी बार ये तीसरे नारे के साथ जा रहे हैं और दोनों बार उन्होंने ये साबित करने में सफलता अर्जित की कि मैंने जो कहा वो किया। तो यदि वो तीसरी बार जीतते हैं तो वो पहले प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो कि अगर वो चौथी बार चुनाव में जाते हैं तो उनके पास एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड होगा। चित्रा, अब तीसरी से लेकर आपने चौथी बार मतलब पूरी लाइन खींच दी। बीजेपी वाले प्रेम शुक्ला जी तो बड़े खुश हो जाएंगे आपकी ये बातें सुनकर, लेकिन राह में रोड़े क्या क्या है उस पर भी चर्चा करेंगे। विनोद जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन चुनाव के ऐलान के कुछ घंटे पहले तीखी सियासी बयानबाजी भी हो रही है। मुद्दों पर नेता एक दूसरे पर लगातार लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार, तो वहीं इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं। सुन लेते हैं दोनों पक्षों को, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारी महत्वपूर्ण अपेक्षा युवाओं से है जो 18 वर्ष के पहले युवा वोटर हैं। और चूंकि जब मोदी जी 2014 में आए उससे पहले वो 7 साल 8 साल अवस्था के थे, शायद उन्हें ये स्मरण ना हो कि उस समय का क्या दृश्य था, कितना निराशावाद था युवाओं में। हर युवा इस तलाश में रहता, इस इंतजार में रहता कि पहला मौका मिलते ही वो विदेश चला जाए। आज विदेशों से युवा वापिस आ रहे हैं, पूरा का पूरा एक क्रांतिकारी दृश्य बदला है। और स्टार्टअप्स जिसका चलन इस क्षेत्र में बहुत देर से हुआ, आज यही क्षेत्र हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना है एग्री स्टार्टअप्स के लिए। और उधमपुर का जो प्रोडक्ट है हमारा कलाड़ी, उसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिया गया, वो भी एक स्टार्टअप का माध्यम बन रहा है। कुछ एक युवाओं ने उससे भी अपनी जीविका कमाने का कार्य प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, देश विकसित भारत होगा। विकसित भारत का मतलब हर चीज की सुविधा जनता जनार्दन को उपलब्ध होगी, बिना भेदभाव के उपलब्ध होगी। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। हमारी इलेक्शन कमीशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन जमहूरियत कायम करने का उनका जो मिशन है उसमें जरा कोई रोल अदा करें। जो बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मार करके, पीट करके, ईडी से, सीबीआई से छापा मार करके, कोर्ट के द्वारा या तो पार्टी में शामिल करा दे रहे हैं या गिरफ्तार कर ले रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है इस समय। अब तेलंगाना में बीआरएस अगर
इनके साथ समझौता कर लेता तो बीआरएस का फूल मालों से स्वागत होता। सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विरोधियों के अपने दावे हैं। किसके दावे का ज्यादा दम दिखता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगी जल्दी से। विनोद जी, एक टिप्पणी आपके पास आते हुए, उधर 370 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इधर से ईवीएम को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, ईडी सीबीआई का जिक्र किया जा रहा है। दोनों बयानों का अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो ये क्या दर्शाता है? अच्छा, एक चीज बताइए, काल्पनिक तौर पर मैं एक बात कर जी। रहा हूं। मान लीजिए लोकसभा चुनाव विपक्ष के पक्ष में आ जाए, हाँ। इंडिया गठबंधन के पक्ष, तब ईवीएम का क्या होगा? नहीं, और विपक्षी दल कई राज्यों में जीते हैं। नहीं, वो तो ये कह देते हैं कि साहब वो लोग बड़े चुनाव में कभी जिता देते हैं हमको। मैं ये तो मुझे लगता है विपक्षी दलों को मेहनत करनी चाहिए जमीन पर। ईवीएम के सर पर ठीकरा फोड़ने से बेहतर है कि अपने घर को दुरुस्त करें। एक बात मैं कहूंगा, शशि जी ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि मोदी जी अगर 3 बार जीतेंगे तो क्या क्या उपलब्धियां होंगी। मैं जरा कांग्रेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस, देखिए, पहली बार कांग्रेस सत्ता से 10 साल से बाहर है। 77 में बाहर हुई, 80 में वापस आ गई, 89 में बाहर हुई, 91 में वापस आ गई, फिर 96 में बाहर हुई, 2004 में वापस आ गई। पहली बार लगातार 10 साल से बाहर है। और आगे 5 साल लग, इस चुनाव में कांग्रेस अगर सत्ता से बाहर हो गई तो कांग्रेस में कितने लोग रहेंगे, कितने जाएंगे, ये बड़ा एक प्रश्न होगा कांग्रेस के लिए, नंबर 1। इसलिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है कि या तो सत्ता में आए, इंडिया गठबंधन को लेके आए, या अगर सत्ता में नहीं आ सकती है तो कम से कम अपनी सीटें 100 से ऊपर लेके आए, ताकि लगे कि कांग्रेस की वापसी कोई गुंजाइश है। अगर कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है अगर 2014 और 19 की तरह रह गया तो कांग्रेस के नेतृत्व के सामने और प्रथम परिवार के सामने बड़ी चुनौती होगी पार्टी को एकजुट रखना और ऐसा बनाए रखना। ये भी कांग्रेस सामने, बीजेपी के सामने देखिए, चुनाव जीतने की चुनौती तो है, लेकिन एक मान लीजिए चूंकि चुनाव है, अगर वो लूज भी कर जाए तो उसके सामने वो खतरा नहीं है जो कांग्रेस के सामने लूज करने का खतरा है। क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी एस्टेब्लिश हो चुकी है और जैसा कि लग रहा है इस वक्त तो सबसे आगे है ही। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेतृत्व के सामने ये गंभीर प्रश्न है कि इस चुनाव में उसकी उपलब्धि या उसका परफॉर्मेंस क्या होता है। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। प्रेम शुक्ला जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी क्योंकि बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है, 370 का ये जो बड़ा लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है वो भी अपने आप में दिलचस्प है। देखिए, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी हुई लहर में 414 सीटों पर कांग्रेस जीतती है, लेकिन आम चुनाव इस देश में जब हुए थे तब सबसे ज्यादा अब तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अभी तक का वही आंकड़ा है जब 364 पर उसको जीत हासिल हुई थी। उस रिकॉर्ड को बीजेपी तोड़ना चाहती है। 370 जो कश्मीर से जुड़ा हुआ है उसके जरिए एक बड़ा संदेश देना चाहती है। और क्या क्या संदेश इस 370 के आंकड़े में छुपे हुए हैं, इसी पर करने वाले हैं चर्चा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकतंत्र का पर्व अब मुहाने पर है।